दूसरे चैप्टर में कुछ पूछना है क्या? दो चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए, ठीक है। दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लो आप एक बार। देखो, तो दूसरा तो आपको मैच करने वाला है, ठीक है। तीसरा सवाल देखो, विकल्प देने हैं। चौथा देखो, अगर आप पहले चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ कम्युनिस्ट में सरकार बनी होती तो किन मामलों में सरकार अलग नीति अपनाई होती? दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच 3 अंतर लिखने हैं। तीसरा सवाल मिला क्या? पेज नंबर 44 पर। अरे बुक्स वगैरह है कि नहीं? नहीं सर, नहीं है सर। नहीं है सर, बुक है ही नहीं, लिखी नहीं है। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो रहने दो, जिनके पास है वो देख लो। पेज नंबर 44 पे है। इसमें क्या दिखाना है कि किसी के पास ही नहीं है। जो दल हैं वे सब अपनी नीतियों के अनुसार कार्य करते थे। तो कम्युनिस्टों की नीति कैसी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता में दे रखी है, और कांग्रेस की नीति कैसी थी वो कांग्रेस की नीति में दे रखी है। कांग्रेस की नीति मैं बता देता हूँ, कम्युनिस्टों की नीति आपको पता है ही। कांग्रेस की नीति थी सबको साथ लेकर चलना, समाजवाद को ध्यान में रखना, गरीबों का साथ लेना। कम्युनिस्टों का क्या था? दमनकारी शासन था, हिंसात्मक मामला था, और अराजकतावादी के साथ वो चल रहे थे। कांग्रेस किन अर्थों में विचारधारात्मक गठबंधन था? तो हमने बात की थी विचारधारा सबको साथ लेकर। हमने टॉपिक पढ़ा था कांग्रेस एक सामाजिक और गठबंधनात्मक संगठनात्मक ढांचा था। उसमें डिटेल से हमने पढ़ा था कि इसके साथ कौन कौन से संगठन थे, गरीब अमीर सबको साथ लेकर चलती थी। वो वाला क्वेश्चन है ये। एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर क्या असर हुआ? तो असर आपको ये सवाल परेशान करेगा, सवाल नंबर 6। देखो भाई, हमने बात की थी कि एकल पार्टी प्रभुत्व का भारत की राजनीति पर कोई असर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ एकल पार्टी तानाशाही नहीं थी। हमने बात की थी कि पार्टियां दो प्रकार की, एक तो कौन सी पार्टी? तानाशाही, जो कहां थी? विदेशों में। और दूसरी पार्टी कौन सी थी? भारत, जो किस में आ रही थी? लोकतंत्र में। कैसे आ रही थी? बहुदल में चुनाव लड़कर। बहुदलीय व्यवस्था में क्या लड़ा उसने? चुनाव लड़ा, और फिर जीत कर आई वो। यही बात थी। तो यहाँ पर एक दल का प्रभुत्व का तो ऐसा कोई प्रभाव नजर आ ही नहीं रहा जिससे नकारात्मक प्रभाव भारत पर पड़े। हाँ, ये जरूर हुआ, इसके फायदे जरूर थे। जैसे एक सरकार रही, स्थायी सरकार रही, गठबंधन में डामाडोल सरकार रहती है, तो ये समस्याएं हमारे सामने नहीं आई। तो भारत में लोकतंत्र में जो एक दलीय प्रभुत्व रहा वो ज्यादा बेटर रहा, निर्णय अच्छे हुए, देश का विकास अच्छा हुआ, और भारत के लिए वो नुकसानदायक नहीं था। 7वां क्वेश्चन देखो, समाजवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर, अब ऊपर ही आ गया ये। भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में खास समय पर एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बिल्कुल रहा। बताए मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी के प्रभुत्व कैसे भारत की पार्टी के प्रभुत्व से अलग था? यही था। मैक्सिको में क्या थी? एक पार्टी की तानाशाही। एक पार्टी की क्या आ गई? तानाशाही आ गई। बाकी को क्या कर दिया? समाप्त। जब बाकी को समाप्त कर दिया तो तानाशाही शासन आ गया और एक पार्टी की दादागिरी आ गई, जबकि यहाँ अन्य दलों को समाप्त नहीं किया गया और स्थायित्व तो चलता ही रहा। भारत का राजनीतिक नक्शा लीजिए और उसमें दिखाएं ऐसे 2 राज्य जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। बताओ भाई, ओबीटी का सवाल भी था ये। ऐसे 2 राज्य जहां 52 में कांग्रेस नहीं थी। ऐसे 2 राज्य, ऐसे 2 राज्य जहां
1952 में कांग्रेस नहीं थी। बताओ आंसर क्या आएगा। ऐसे दो राज्य जहां 1952 में कांग्रेस नहीं थी। मनीष, नंदिनी, तनीषा, आ रहा है आंसर? नहीं। ठीक है, देखो पहला तो जम्मू एंड कश्मीर, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको याद हो जाना चाहिए। और दूसरा था केरल। पहला तो कौन सा है, जम्मू और कश्मीर, और दूसरा कौन सा है, केरल। अब आप मेरे साथ आपकी बुक को जब आप ओपन करेंगे तो आपके राइट साइड पर एक नक्शा बना हुआ है, देखो उसके ऊपर लिखा है 52 से 57। आपकी बुक में राइट साइड पर दूसरे चैप्टर में एक नक्शा बना हुआ है, आप देखें। उस पर पूरे पेज पे ही नक्शा बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 52 से 57 के चुनाव। उसमें रेड कलर से तो जम्मू कश्मीर को इंगित कर रखा है और हल्का सा ब्लू कलर से, सॉरी रेड कलर से तो केरल को, रेड कलर, और ब्लू कलर किसमें है, जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1952 के चुनाव में कौन से दो राज्य ऐसे थे जिसमें कांग्रेस नहीं आई थी। तो पहला राज्य तो कौन सा था, जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा था, केरल। वहां पर कौन आई, स्थानीय पार्टियां, स्थानीय दलों की सरकार वहां पर बनी। मेरी तरफ से दूसरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया है। कुछ पूछना और इससे? नया चैप्टर शुरू करें? कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, प्रदीप कुछ बोल रहा है? नहीं सर। ठीक है, तीसरा चैप्टर अपने आपको होमवर्क अनिवार्य रूप से करना है। ये जरूर ध्यान रखना, इस बार की सारी नोटबुक्स जमा होने पर 17 अंक मिल रहे हैं। अभी आपके जो सीनियर थे, जो इस बार 12th में थे, वे सभी बच्चे अभी बाहर जमा कराने के लिए आए हुए हैं और रोजाना 10-20 बच्चे आकर जमा करवा के जाते हैं। जिन्होंने जमा करवाएंगे, जो जमा करवाएंगे उनको क्या मिल जाएंगे, 17 अंक, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसलिए होमवर्क अनिवार्य रूप से होते रहना चाहिए। लर्न और होमवर्क दोनों कंपलसरी है। यह है भारत में विकास की भारत में नियोजन। अगला चैप्टर है नियोजन विकास की राजनीति। नियोजन विकास की राजनीति, तीसरा चैप्टर, नियोजन विकास की राजनीति। ये चैप्टर इकोनॉमिक्स वालों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं तो उन्हें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, और बाकी हैं उनको भी आएगा, क्योंकि पढ़ना तो सभी को पड़ेगा। जो ज्योग्राफी के हैं वहां भी कुछ कुछ बातें यहाँ पर रहेंगी। लेकिन इससे पहले हम एक बैकग्राउंड में चलते हैं। जो सेकंड बुक के पहला चैप्टर रहेगा, हमारे दो बुक चलती हैं, स्वतंत्र भारत की राजनीति, और दूसरी बुक चलती है वो है समकालीन विश्व की राजनीति। पहली बुक कौन सी है, स्वतंत्र भारत की राजनीति जो हम पढ़ रहे हैं। दूसरी बुक कौन सी है, समकालीन विश्व की राजनीति। उसका फर्स्ट चैप्टर जो आएगा उसका डिटेल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले वो हमें देखना पड़ेगा, अगर उसको भी नहीं देखते तो ये चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं।
देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ। इस दिन भारत के पास विकास की अवधारणा या विकास की व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जावे, ये सवाल बड़ा खतरनाक सामने आ गया कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाएं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाएं जिससे देश में समुचित विकास हो सके। अब देखो यहाँ पर एक बात हमें और समझनी है, कोई भी कार्य अपने हिसाब से होता है। जैसे मान लो हम शॉपिंग करने चले जाएं, टाइटन मॉल में चले गए, जीटी चले गए, लेकिन वो सारी चीजें अपने पॉकेट में कितना वजन है, पॉकेट में कितना पैसा है, उसके आधार पर होता है। तो यहाँ भी जो विकास होने वाला था, अर्थव्यवस्था जो चलने वाली है, उसका आधार क्या था? परिस्थितियां। आधार क्या था? परिस्थितियां। कि कैसी परिस्थितियां हमारी थी, उसी आधार पर हम काम करने वाले हैं। जैसे हम अभी व्हीकल्स खरीदने जाएं, गाड़ी खरीदने जाएं, हम फॉर्च्यूनर गाड़ी की बात करें और हमारे पास बजट है 10 लाख रुपए तक का, तो ये संभव नहीं है कि हम फॉर्च्यूनर ले सकते हैं। ऐसे में तो फिर टाटा या फिर सुजुकी की या हुंडई की सेगमेंट की ही गाड़ियां हमें देखनी पड़ेंगी। तो विकास के लिए सबसे बड़ा सवाल हमारा था कि हम किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाएं। उससे भी बड़ा सवाल था कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था अपनानी थी। तो दो बातें क्लियर। पहला सवाल तो हमारे पास क्या था कि हमारा जो विकास हो उसका माध्यम क्या हो, किस प्रकार से हम विकास को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें इससे पहले कोई अनुभव था ही नहीं। उससे पहले राजाओं का राज, फिर अंग्रेजों का राज, अभी हमारा राज आया ही है 15 अगस्त 1947 को, और हमारे पास इससे पहले कोई अनुभव नहीं था। हम नए खिलाड़ी थे और हमारे पास किस प्रकार से विकास किया जाए इसका अनुभव हमें अभी लेना है। तो लेने के लिए दो चीजें हैं, एक तो अर्थव्यवस्था कैसी बनाई जाए जिससे विकास कैसा हो, और दूसरा किसको ध्यान में रखकर बनानी है? परिस्थितियों को। क्योंकि बिना परिस्थितियों के अगर योजना बना दी तो वो क्या हो जाएगी? असफल हो जाएगी। इसीलिए योजना बनाते समय सबसे ज्यादा किसको ध्यान में रखना था? परिस्थितियों को। अब भारत के पास दो विकल्प थे। भारत के पास कितने विकल्प थे? दो विकल्प थे। एक तो कौन सा? साम्यवाद। एक तो कौन सा? साम्यवाद। और एक कौन सा था? पूंजीवाद। ये दो विकल्प भारत को इजीली मिल रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया 1945 से दो ध्रुवों में बट रही थी। कितने ध्रुवों में बट रही थी? दो ध्रुवों में बट रही थी। और दो ध्रुवों का मतलब होता है दो पार्ट। जैसे आपने देखा होगा अपनी क्लास में होता है ऐसा बहुत बार कि दो दोस्तों के गुट बन जाते हैं और फिर वो आपस में झगड़ा करते हैं, फिर बाकी के लोग अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं, कुछ एक के साथ चले जाते हैं, कुछ बी के साथ चले जाते हैं, और फिर वो झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे ही लड़कियों में भी होता है कि कुछ लड़कियां आपस में झगड़ लेती हैं, फिर एक ग्रुप की एक तरफ हो जाती है, दूसरे ग्रुप की दूसरी तरफ हो जाती हैं। तो इन ग्रुपों को, इन समूहों को ही क्या कहा गया है? ध्रुव कहा गया है। तो हमें एक सवाल तो ये याद रखना है कि विश्व में दो ध्रुव कब से बनने लगे? तो ये कब से बनने लग गए? 1945 से बनने लग गए। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में कब से बंटना शुरू हुई? मेरे साथ आप क्वेश्चन जरूर लिख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे फिर, और फिर आपके साथ दिक्कत आएगी। इसीलिए आप मेरे साथ साथ जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लें। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में कब से बंटने लगी? 1945 के बाद, या द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। एक ध्रुव का लीडर कौन बना? साम्यवाद। और दूसरे का कौन बना? पूंजीवाद। अब ये भी याद रखना है, एक का तो लीडर कौन बन गया? साम्यवाद,
दूसरे का लीडर कौन बन गया? पूंजीवाद। साम्यवाद किससे संबंधित था? सोवियत संघ से। किससे संबंधित है? सोवियत संघ से। और क्या कह सकते हैं इसको? रसिया भी कह सकते हैं। कब? 1991 के बाद। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पूर्वी पाकिस्तान को हम क्या कह सकते हैं? बांग्लादेश। लेकिन कब? 1971 के बाद। 71 से पहले तो वो क्या था? पूर्वी पाकिस्तान ही था। यहां पर भी यही हुआ कि 1991 से पहले पहले तो क्या था? ये सोवियत संघ। और 91 के बाद क्या आ गया? ये रूस कहलाने लगे गया। तो साम्यवाद का लीडर कौन था? सोवियत संघ। ये सवाल कंफ्यूज करेंगे आपको, ध्यान रखना। इसको ऐसे भी मैच कर सकते हो, सा यहाँ है, सोवियत संघ यहाँ है। ये नाम तो आपको रटने ही पड़ेंगे। और अगर ये कंफ्यूजन हुआ कि अमेरिका में साम्यवाद था तो चैप्टर ही पूरा गलत हो गया। पूंजीवाद कहाँ था? अमेरिका में। कहाँ था? अमेरिका में था। तो विश्व कितने ध्रुवों में बटा? 2 ध्रुवों में। एक कौन सा? साम्यवाद। दूसरा कौन सा? पूंजीवाद। साम्यवाद का लीडर कौन बना? सोवियत संघ। पूंजीवाद का लीडर कौन बना? अमेरिका। और अब जब 2 गुट बन गए हैं तो एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, युद्ध करेंगे, आपस में तनाव पैदा होगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति कब होती है? जब विश्व में कितने हो? 2 ही समूह हो। अगर ज्यादा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, एक हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, 2 होते हैं तब दिक्कत होती है। क्यों? एक दूसरे से भयभीत होते रहते हैं, डरते रहते हैं। कोई सवाल पूछना हो तो बताओ यहां तक। किसी को कुछ पूछना है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? नंदिनी, ठीक है। अब देखो आगे, इसमें अंतर करते हैं। आप डिवाइड लगा लो और उसके बाद अंतर करना शुरू करते हैं। लिखो सोवियत संघ और सॉरी साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर। साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर। ये इस पे यहां फोकस आपको दिख रहा है क्या? यहां जहां मेरा हाथ है, यहां दिख रहा है क्या? लिख सकता हूं मैं यहां? नहीं यस सर। सर। यस सर। आप देखो, एक तरफ बना लो इंडेक्स साम्यवाद, एक तरफ बना लो पूंजीवाद। ये सबको याद होनी चाहिए, बहुत काम की चीज है। सेकंड वाली बुक, पूरी बुक इसी पे आधारित है। देखो साम्यवाद क्या था? इसमें गरीबों को साथ लेकर चलने की बात कही गई, गरीबों का समर्थन किया गया। इसमें केवल अमीरों का, केवल अमीरों का समर्थन किया गया। इसमें नीति निर्माण सरकार कर रही थी। इसमें पूंजीपति या व्यवसायी निर्माण, व्यवसायी नीति निर्माण करते थे। इसमें सेफ्टी पिन से लेकर सेफ्टी, प्रदीप आप ऑफ रखें, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। इसमें सेफ्टी पिन से लेकर
प्लेन तक, प्लेन तक सरकार बना रही थी। यहां क्या था? निजी उद्योग थे। यहां क्या थे? निजी उद्योग थे। ये बंद व्यवस्था है, ये खुली व्यवस्था है। इसे बाजार मूलक व्यवस्था भी कहते हैं। इसको और क्या कह सकते हैं? खुली अर्थव्यवस्था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था। ये सहयोगियों को धन या मुद्रा या सहयोग देते थे, ये नहीं देते थे। इसमें असीमित व्यापार की परमिशन थी। इसमें सीमित व्यापार की परमिशन थी। इसमें कृषि के बीज तक सरकार देती थी। इसमें स्वयं देखो भाई, आप समझ लो पहले इसको, बाद में साथ साथ लिखते भी जाना। एक तरफ तो क्या आएगा? साम्यवाद। एक तरफ क्या आएगा? पूंजीवाद। नेक्स्ट बुक आएगी जब विश्व की राजनीति, इसका पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। तो नियोजन पढ़ने से पहले ये हमें पढ़ना पड़ेगा। देखो, गरीबी का समर्थन किसने किया? साम्यवाद ने। सॉरी, गरीबों को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था। आपसे सवाल पूछा जाए, चीन का आगे बढ़ने का कारण क्या था? चीन ने सभी को स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा फ्री में दिया। और फ्री में किसको दिया? गरीबों को दिया। जब गरीब बीमार नहीं होगा तो काम क्या करेगा? ज्यादा। तो गरीबों का साथ देने वाली व्यवस्था कौन सी हुई? साम्यवादी। आपको पता हो, चीन भी क्या था? पहले साम्यवादी था। इसीलिए गरीबों का साथ देने वाली व्यवस्था का नाम आ जाए तो क्या कहलाएगा? साम्यवाद। अमीरों को क्या कहा? जितना पैसा आप कमा सकते हो, आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप चाहे बाटा बनाओ, चाहे टाटा बनाओ, चाहे आईफोन बनाओ, कुछ भी बनाओ, और कितने में भी बेचो, कोई रोकने वाला नहीं है। कौन सी व्यवस्था कहलाती है? पूंजीवाद कहलाता है। हमारे यहाँ साम्यवाद का असर नजर आता है। क्या सरकार ने गेहूं 5,000 रुपए क्विंटल होने दिए? नहीं, होंगे भी नहीं, क्योंकि किसका झलक आता है? साम्यवाद का झलक आता है। क्या सरकार सब्सिडी नहीं देती? देती है। क्या सरकार स्वास्थ्य फ्री नहीं दे रही? हमारे दे रही है। किसका झलक आ रहा है? साम्यवाद का झलक आ रहा है। लेकिन सभी चीजें हमारे यहाँ साम्यवाद की नहीं है। आप देखो, साम्यवाद में कृषि भी थी कि सरकार बीज, खेती के उपकरण, ट्रैक्टर तक देती थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ खेती क्या है? निजी मामला है, आप जो चाहे करें, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं साम्यवाद पूंजीवाद में अंतर।
पहला अंतर है गरीबी को लेकर, दूसरा नीति निर्माण। किसी भी उद्योग में क्या बनेगा ये कौन तय करेगा? सरकार तय करेगी। कितनी मात्रा में बढ़ेगा ये भी सरकार तय करेगी। और उसके जो रूल रेगुलेशन है उस उद्योग के, वो भी तय कौन करेगी? सरकार ही तय करेगी। कौन सी व्यवस्था में? साम्यवादी व्यवस्था में। पूंजीवाद में जो चाहे आप बनाओ, जितना चाहे आप बनाओ, जिसे चाहे बेचो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना कमा सकते हो। असीमित कमाने की मांग अगर करनी है तो किसमें आनी चाहिए? पूंजीवादी व्यवस्था में आना चाहिए। और आपको सिर्फ गरीबों को साथ लेकर चलना है तो कहाँ आना चाहिए? साम्यवाद में आना चाहिए। एक बात, गरीबी मिटाने का काम कौन सी व्यवस्था करती है? पूंजीवाद। अमीर बनाने का काम कौन सी करती है? पूंजीवाद। सॉरी, गरीब मिटाने का काम कौन कर रही है? साम्यवाद। अमीर बनाने का काम कौन कर रही है? पूंजीवाद। तो आप कहोगे पूंजीवाद अपनाना चाहिए क्योंकि बनना क्या है? अमीर। लेकिन ये कुछ ही लोगों को अमीर बनाएगी, बाकी को सबको गरीब कर देगी। इसीलिए ये व्यवस्था खतरनाक है। सेफ्टी पिन से लेकर प्लेन तक सब कुछ आप आइडिया लगाओ। एक सेफ्टी पिन कितनी छोटी सी चीज होती है, यहां से लेकर प्लेन तक सब कुछ कौन बना रही थी? सरकार बना रही थी। कहां? साम्यवाद पर। इसका असर क्या हुआ? आप देखें, सारे काम अगर सरकार करेगी, उद्योग सरकार लगा रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब कुछ सरकार चला रही है। और उसके बाद जो इसके सहयोगियों अन्य देशों का जो समूह बना था, सोवियत संघ इसका जब लीडर था, तो सोवियत संघ एक देश का नाम नहीं था, लगभग 15 देशों के समूह को सोवियत संघ कहा गया था। कितने देश थे सोवियत संघ में? लगभग 15 देश। ये टूटने के बाद इतने देशों में टूटा था ये, है ना? पढ़ेंगे अपन बाद में डिटेल से। इधर कितने थे? 12। और इनको क्या कहा जाता था? नाटो। इसके सहयोगी फिर और थे देश में, इसके सहयोगी भी और थे। ये तो मूल देश है, जो मेन देश है उनकी बात कर रहा हूं मैं। सोवियत संघ में लगभग 15 के आसपास का संगठन था और इनमें मुख्य देश रूस था। समझ में आ रही है बात? फिर पूंजीवाद में 12 तो सदस्य मेन थे ही थे, 12 के बाद अन्य देश भी थे, उन्हें नाटो कहा जाता था। तो सोवियत संघ में आल पिन से लेकर सेफ्टी पिन से लेकर प्लेन तक कौन बना रहा है? सरकार बना रही है। तो सरकार पे बोझ तो वैसे ही आना है, सरकार की तो बर्बादी वैसे ही होनी है। इधर सब कुछ निजी थे। अब यहां देखो एक चीज और, उद्योग अगर सही नहीं चुने आपने, उद्योग सही चुनने का मतलब ये हुआ कि आपने बढ़िया सिलेक्शन आपने नहीं किया है तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपने देखा होगा नील की खेती शुरुआत में मुनाफेदार थी, लेकिन बाद में हमारे लिए घाटे का सौदा हो गया। तो उद्योग आप वो लगाएं जिनमें फायदा हो तो आपको लाभ होगा। यहाँ तो उद्योग चुनने का अधिकार व्यापारी को था, किसमें? पूंजीवाद में। लेकिन यहाँ उद्योग चुनने का अधिकार व्यापारी को नहीं था। ऐसे में व्यापारी का बर्बाद होना तय था। सरकार तय करेगी उद्योग कौन सा लगाना है और कितनी मात्रा में लगाना है। तो कुल मिला के बंद समाज का उदाहरण ही आ जाता है। तो यहाँ व्यवस्था किस प्रकार की हुई? बंद व्यवस्था की। यहाँ पर नया कुछ आप कर नहीं सकते, सरकार ने नियम लगा रखे हैं, सरकार ने लाइसेंस पद्धति लगा रखी है और सरकार आपको नियम के आधार पर पैसे का निर्धारण भी नहीं करने देगी। कि जैसे मान लो आपने ये मार्कर बनाया तो इसकी कीमत भी तय कौन करेगी? सरकार ही करेगी। कौन सी व्यवस्था में? साम्यवादी व्यवस्था में। जबकि इधर कौन तय करेगा? कोई भी नहीं करेगा, उद्योगपति जितना चाहे उतने में बेच सकता है। फिर सहयोगियों को मुद्रा या सहयोग देते थे। आप जानते हो सोवियत संघ में जो सहयोगी राष्ट्र थे, जो अन्य राष्ट्र थे रूस के अलावा, वे शामिल उसमें बने रहे तो उसके लिए पैसा देना पड़ता था। अन्य राष्ट्रों का जो समूह था उसको वो क्या देते थे? पैसा देते थे ताकि वो हमारे यहाँ बने रहे, हमारा संगठन बना रहे और हम किसका मुकाबला करते रहे? नाटो देशों का मुकाबला करते रहे। जबकि नाटो में क्या था? नाटो में समानता का समझौता था। इन्होंने कहा भाई हम एक भी पैसा नहीं देंगे, सब क्या है? बराबर बराबर है। यदि एक पर हमला होता है, नाटो का सिद्धांत क्या था? समानता का सिद्धांत था। और ये किस पर जुड़ा हुआ था? सुरक्षा के सिद्धांत पर।
सुरक्षा के सिद्धांत पर। सिद्धांत तो कौन सा था? समानता का। और किस पर जुड़ा हुआ था? सुरक्षा के सिद्धांत पर था। या एक ही बात याद रख लो कि इनका जो जुड़ाव था 12 देशों को एक साथ लाने वाली जो चीज थी वो क्या थी? सुरक्षा। इन्होंने ये कहा कि हम सब एक हैं, हमारे में कोई छोटा बड़ा नहीं है, चाहे कोई कितना ही बड़ा देश हो, चाहे वो कितना ही छोटा देश क्यों ना हो, हम सब कैसे हैं? एक। यदि किसी एक पर क्या हो जाता है? हमला हो जाता है, हमला हो जाता है, तो हमला किस पर माना जाएगा? नाटो पर। नाटो पर, यानी कि 12 देश एक साथ लड़ेंगे। तो कोई सोच ही नहीं सकता। आप आइडिया लगाओ, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, ये तीन ही इतने देश हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, है कि नहीं है? फ्रांस, सॉरी, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया तो इस साइड आ गया, है ना? ये तीन ही ऐसे देश हैं जिनका नाम सुनते ही आधी दुनिया तो भयंकर तरीके से प्रताड़ित हो जाती है। आप देखो, अमेरिका ले लो, फ्रांस ले लो, ब्रिटेन ले लो, इन तीनों के पास ही क्या है? वीटो। तो तीन तो वीटोधारी एक साइड ही हो गए, किसमें? नाटो में। तो आप आकलन कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि ये संगठन कितना पावरफुल रहा होगा। फिर सीमित व्यापार, इधर असीमित, इधर कृषि कौन करेगा? सरकार के जरिए ये लोग करेंगे, और इधर कोई भी कर सकता है। टाइम अप होने वाला है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। तनीषा, नो सर। ठीक है, कल के लिए सवाल लिखो आप। सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली, सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली तथा अमेरिका की पूंजीवादी प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। सोवियत संघ की साम्यवादी तथा अमेरिका की पूंजीवादी प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। ये होमवर्क में करना है आपको। इसमें